Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing about C3, C4 and chem plants. C3 and C4 chem plants का हम रिवीजन और विद क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है CUT PG बॉटनी, CUT PG लाइफ साइंस एंड IIT SIM के लिए। अदर एग्जाम जैसे लाइक गेट, DBT, CSIR, इनमें भी इससे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। अगर तुमको थोड़ा भी बेसिक पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो पहले तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ से पुटअप होते हैं या बिल्डअप होते हैं। जैसे कि ये DUET मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो MSc एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था उसमें आया वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इन्होंने एंजाइम के बारे में पूछ लिया है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कैम प्लांट्स के बारे में पूछ लिया है, C4 प्लांट के बारे में पूछ लिया है 2019 में। फिर 2020 में अगेन इन्होंने सिग्नल मेटाबोलाइट्स पूछा है। ठीक है, जो पार्टीशनिंग करता है सुक्रोज एंड स्टार्च के बीच में। इसके बाद इन्होंने 2018 में अगेन फिर से पूछ लिया है C4 फ्रेंच एनाटॉमी। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। ये 2018 में पूछा है। इसके बाद गेट 2018 में ये क्वेश्चन इससे पूछा है। ये हमारा गेट 2019 का है, ये 2023 का है गेट के। और इसके अलावा ये जो CUT PG 2023 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा C3 एंड C4 और कैम प्लांट है वो, उसके लिए पहले तो जैसे क्या होता है C3 प्लांट में, क्या होता है CO2 का एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन होता है मतलब CO2 फिक्स होती है। ठीक है, और हमारा बनता क्या है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, और इससे हमें क्या बाद में प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। लेकिन C3 प्लांट में CO2 को फिक्स करने के लिए हमें एनर्जी जरूरत होती है, वो हमारी लाइट रिएक्शन में बनती है। किसमें बनती है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो हमारा फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम सेकेंड होता है, यहाँ से हमारा क्या निकलता है, NADPH निकलता है और ATP निकलती है। ये जो एनर्जी निकलती है ये C3 साइकिल में यूटिलाइज होती है। ठीक है, C3 साइकिल में इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आगे हम बात कर लेते हैं क्या है C3 साइकिल। तो C3 साइकिल C4 एंड कैम प्लांट्स की हम बात करेंगे। सॉरी, तो C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जो हमारी C3 साइकिल है क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा से यूटिलाइज द एनर्जी, जैसे कि हम तुमको बता चुके हैं, ये एनर्जी को यूटिलाइज करती है और एसिमुलेट करती है एटमॉस्फेरिक CO2 को। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखो क्या है, ये CO2 रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ मिलती है और हमारा क्या बना लेती है। अब ये हमारी 5 कार्बन शुगर है। अब ये यहाँ से एक कार्बन लेगा तो 6 कार्बन की शुगर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। दैट मीन्स 3 मॉलिक्यूल यहाँ से हमने रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के लिए हैं और 3 कार्बन की 3 CO2 लिए। दैट मीन्स 3 कार्बन आए हमारे CO2 से और 15 कार्बन हमारे कहाँ से आए, 15 कार्बन हमारे आए यहाँ से। तो जो 3PG है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट है, इस ये 3 कार्बन होता है, 3 कार्बन का है। तो हमारे इसके कितने मॉलिक्यूल बने, 6। तो दैट मीन्स 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। ओके, तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहली कार्बोक्सिलेशन होता है, सेकेंड रिडक्शन होता है, थर्ड रीजनरेशन होता है। ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब होता क्या है यहाँ पे, सबसे तो ये 3 फेज में डिवाइड होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइओज फास्फेट बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राइओज फास्फेट बनेगा। मतलब कि जो ट्राइओज फास्फेट, जैसे कि यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड
3 फॉस्फेट बनता है या GAP बनता है, ठीक है। तो इसका एक मॉलिक्यूल बनेगा तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, 3 CO2, 6 NADH एंड 9 ATP लगेगी, ठीक है। अगर हम वही बात करूं, अगर ये ओनली एक CO2 मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करता है या एसिमुलेट करता है तो ओनली हमारी 2 NADH और 3 ATP लगते हैं, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कितने एटीपी अगर हम 3 CO2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज करें या 1 मॉलिक्यूल CO2 का यूटिलाइज करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे हमारे तो मॉलिक्यूल तो 6 बने थे, 6 में से एक जाता है जो या तो सुक्रोज बनाएगा या स्टार्च बनाएगा, और 5 मॉलिक्यूल जो होते हैं फिर से रीजनरेशन में चले जाते हैं और रीजनरेशन से करके हमारा क्या बना लेते हैं, फिर से रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखो फिर से क्या बता रखा है कि जो कार्बोक्सिलेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वही जो हमने बताया वहां पे लिखा हुआ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसे टेलीग्राम में सेंड भी कर दूंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाता है कि जो हमारी लास्ट सब यूनिट होती है, जो रिविस्को एंजाइम होता है, यहाँ पे रिविस्को एंजाइम लगता है, रिविस्को एंजाइम, ठीक है। अब रिविस्को जो होता है इसका पूरा नाम होता है रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दोनों इसके पास पाई जाती है, क्योंकि ये CO2 को भी एसिमुलेट करता है और ऑक्सीजन को भी एसिमुलेट करता है, ठीक है। तो दोनों को ये एसिमुलेट कर सकता है। तो जो रिबुलोज जो रिविस्को एंजाइम है, ये जो है वो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसकी 8 लार्ज सब यूनिट होती हैं और 8 स्मॉल सब यूनिट होती हैं, ठीक है। तो जो लार्ज सब यूनिट होती हैं वो हमारी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा कोड की जाती हैं, और जो अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांट ग्रीन एल्गी के बारे में, ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट हमारी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा और स्मॉल सब यूनिट हमारी न्यूक्लियस के द्वारा कोड होती है, जो न्यूक्लियस का जीनोम होता है उससे कोड होती है। भाई हम रेड और ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो होती हैं बोथ ये हमारी क्लोरोप्लास्ट से ही होती हैं, ठीक है। और हम डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात करें तो यहाँ पे ओनली 2 लार्ज सब यूनिट होती हैं, स्मॉल सब यूनिट नहीं होती, और वो न्यूक्लियस के द्वारा। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ सकता है, लेकिन याद ये भी कर लेना जो और सब यूनिट है ये भी याद कर लेना, लेकिन क्वेश्चन हमारा उठने का चांस कहाँ से है, क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उठेगा वो हमारा उठेगा फर्स्ट वाली यहाँ से, प्लांट एंड ग्रीन एल्गी से। तो 8 लार्ज सब यूनिट होती हैं और 8 स्मॉल सब यूनिट होती हैं। लार्ज सब यूनिट हमारी क्लोरोप्लास्ट से होती है और स्मॉल सब यूनिट न्यूक्लियस से होती है। एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी बन जाता है, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि दोनों इसके पास एक्टिविटी होती है, रिबुलोज जो रिबिस्को एंजाइम है, ठीक है। तो हमारे जैसे रिबुलोज 1,5 फास्फेट है एंजाइम, देखो अब यहाँ पे ये दिखाइए कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। रिबुलोज जो रिबिस्को एंजाइम होता है उसके पास दोनों एक्टिविटी होती है। जब ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये याद कर लेना, कभी कभी वैसे पूछे नहीं जाते हैं कभी, लेकिन अगर ध्यान रखना चाहो तो तुम लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कभी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। तो पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो एरिबिनोटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी परऑक्सी 3 कीटो एरिबिनोटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट। जब ये ऑक्सीजन लेता है तब ये कंपाउंड बनता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तब ये वाला इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसके आगे की स्टेप में नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूँ। अब होता क्या है, उसके आगे स्टेप में जब ये वाटर H2O लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये 2 मॉलिक्यूल हमारे किसके बनाता है, 3 फास्फोग्लिसरेट के बनाता है, और ये भी 3 फास्फोग्लिसरेट के बनाता है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि रिबुलो जो 5 कार्बन का था वहां पे उसने जब CO2 ली तो वो कितने कार्बन का हो गया, 6 कार्बन का हो गया, तो वो किसमें 2 मॉलिक्यूल जो है वो 3 फास्फोग्लिसरेट एसिड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन जब वो ऑक्सीजन लेता है, जो हमने सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये बताई थी, जब वो ऑक्सीजन लेता है तो ये कितने कार्बन का बनेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे तो 6 हो गए थे, यहाँ पे 5 ही रहेंगे। तो होता क्या है, एक तो हमारा 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है,
जब ये 3 फास्फोग्लिसरेट बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ये तो हमारा चला जाएगा किसमें, केल्विन साइकिल में। लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल जो बनता है वो 2 कार्बन का बनेगा, और जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है वो होता है 3 फास्फोग्लाइकोलेट। ये किस में जाता है, ये फोटो रेस्पिरेशन में जाता है, ठीक है। तो हम इसलिए ये भी बोलते हैं कि जो C4 प्लांट, C3 प्लांट होते हैं, इनकी CO2 कंजप्शन जो पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें एडेप्टेबिलिटी भी है, किसकी भी, फोटो रेस्पिरेशन करने लगते हैं ये, ठीक है। तो CO2 फिक्स करने की अच्छी कैपेबिलिटी है हमारे C3 प्लांट के पास। अब जब हमारा ट्रायोज फास्फेट बन जाता है, वहां ट्रायोज फास्फेट जब बन जाता है तो इसे या तो ये क्लोरोप्लास्ट में ही स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टार्च कहाँ बनता है या सुक्रोज कहाँ बनता है। तो सुक्रोज की सिंथेसिस जो होती है वो साइटोसोल में होती है, और जो स्टार्च होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है, ठीक है। जो ट्रायोज फास्फेट होती है वो ट्रांसलोकेटर के द्वारा साइटोसोल में भेज दी जाती है, और वहां पे हेक्सोज फास्फेट बनता है, हेक्सोज फास्फेट के बाद ये सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अब जो क्या होता है, जो हमारी स्टार्च है, अब होता क्या, स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में रहती है, ठीक है। मोस्टली स्टार्च जो होती है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। तो होता क्या है, नाइट में तो वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, ना तो नाइट में CO2 एसिमिलेशन कर सकता है, क्योंकि नाइट में CO2 फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। जब स्टोमाटा ओपन होते हैं तभी CO2 फिक्सेशन होता है। तो होता क्या है कि जब हमारा रात में CO2 का फिक्सेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च हमारी स्टोर है। अब ये स्टार्च होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज में, फिर वो नाइट के टाइम एनर्जी प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में रहती है। अब इसके बाद बात करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो लाइट है, डे के टाइम में CO2 फिक्स होती है, हेक्सोज फास्फेट पूल बन जाती है, या तो वो सुक्रोज एक्सपोर्ट हो जाएगी सुक्रोज के फॉर्म में, और ये सुक्रोज जो होता है वो ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, या तो स्टोर्ड फॉर्म में रहेगी स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और ये नाइट में क्या करेगी, नाइट में एक्सोज फास्फेट पूल बनाएगी, और यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी सुक्रोज के फॉर्म में, ये फिर से स्टार्च सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे फिर से ये बना लेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पे ये लिखा भी है, ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड थ्रू फोटोसिंथेसिस, सम इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड सम इज स्टोर्ड। स्टोर्ड किसके फॉर्म में होती है, स्टार्च के फॉर्म में। एट नाइट स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड टू सपोर्ट रेस्पिरेशन एंड कंटिन्यू ग्रोथ। रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, वो ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ में हमारी ग्रोथ होगी प्लांट की जिससे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा पार्टीशन होता है सुक्रोज और स्टार्च के बीच में, यहाँ से डायरेक्ट अभी क्वेश्चन हम एक डिस्कस करेंगे। जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन के जो पार्टीशन सिग्नल बोला जाता है, क्वेश्चन यहाँ से उठता है, ये वाला जो अंडरलाइन कर रहा है कि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज अ सिग्नल मेटाबोलाइट्स, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो सुक्रोज बनेगा या स्टार्च बनेगा, ये डिसाइड का किस एंजाइम के द्वारा होता है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये सिग्नल मेटाबोलाइट है जो डिसाइड करता है कि सुक्रोज बनेगा या स्टार्च बनेगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट होता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है या उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये वही है जैसे कि कैसे बनता है, ये ट्रायोज फास्फेट होता है, ये इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट 2 कीनेस, क्योंकि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फास्फेट। ये इसका मतलब कैसे, हाउ टू, मतलब हाउ टू मेक फ्रक्टोज 2,6 बिस फास्फेट, या जब इसकी जरूरत नहीं होती तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो जो ये तुमको यहाँ पे याद रखना है, जो फ्रक्टोज 2,6 बिस फास्फेट है वो एक सिग्नल मेटाबोलाइट है, पार्टीशनिंग बिटवीन सुक्रोज एंड स्टार्च, स्टार्च और सुक्रोज के बीच पार्टीशनिंग करता है ये, ठीक है। इसीलिए इसे सिग्नल मेटाबोलाइट बोलते हैं। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे C4 एंड कैम प्लांट की। जैसे कि यहाँ पे तुम देख चुके हो कि हम C3 प्लांट की बात कर चुके हैं। C3 प्लांट में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 फिक्स होती है, केल्विन साइकिल जिसे बोलते हैं, ये C3 में चला जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कैम प्लांट, कैम प्लांट में क्या होता है, एट अ टाइम ऑफ नाइट CO2 ये प्लांट लेते हैं, CO2 लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये C4, मतलब इसे C4 प्लांट ना समझना। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 4 जिस कंपाउंड में होते हैं या जिस
ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं उसे C4 कार्बन, मतलब C4 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसे ऑक्जेलो एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही CO2 लेता है क्योंकि यहाँ पे होगा 2 फास्फोग्लिसरेट, ये CO2 को लेगा C4 कंपाउंड में, ये वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, मेलेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है यहाँ पे। फिर डे के टाइम में ये वैक्यूल से ट्रांसपोर्ट होता है और फिर यहाँ पे ये CO2 फिर से यहाँ पे कन्वर्ट होके C3 कंपाउंड यहाँ पे आ जाता है और CO2 यहाँ से रिलीज करता है। फिर से कार्बन नंबर 3 का कंपाउंड बनेगा, CO2 रिलीज कर देगा और ये जो CO2 है ये केल्विन साइकिल के द्वारा यूटिलाइज करके हमारा फूड बना लेगी इन केस ऑफ केम प्लांट। लेकिन इन C4 प्लांट में भी सेम कंडीशन यही होती है, लेकिन यहाँ डे में ही होती है। वहां पे CO2 कब एसिमिलेट हुई? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। लेकिन ये यहाँ पे जो होती है CO2 दिन में ही ये लेते हैं और C4 कंपाउंड बनाते हैं। C4 कंपाउंड यहाँ पे फिर से CO2 रिलीज करता है, C3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये CO2 केल्विन साइकिल में फिर से हो जाती है। तो हम आगे इनका डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे C4 प्लांट है, C4 प्लांट की यहाँ पे इन्होंने वो दिखा रखी है पूरी, जैसे कि हम बता देंगे आगे डायग्राम में बता देंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे C4 प्लांट है वो 3 टाइप के पाथवे रन करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं 3 टाइप के प्लांट C4 प्लांट है वो 3 टाइप के पाए जाते हैं जिनमें ये अलग अलग पाथवे मिलते हैं। जैसे कि पहला पाथवे है जो हमारा CO2 लेता है, CO2 और फास्फोइनॉल पायरुवेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये CO2 कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट। ये कैसा है? C4 कार्बन नंबर 4 का कंपाउंड है, ये हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब एक CO2 यहाँ से लिया इसने तो 4 कार्बन का बन गया। अब ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये मैलेट हमारा वंडल शीट में जाता है। अब ये वंडल शीट से यहाँ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल और ये यहाँ पे फिर से CO2 निकाल देता है। अब ये CO2 हमारी किस में चली जाती है? केल्विन साइकिल में चली जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले एक NADPH लगा यहाँ पे और एक NADPH बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे ATP भी लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है। ये तो चलो यहाँ पे NADPH लगा और यहाँ पे बन गया, तो ATP का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है यहाँ पे 2 ATP का। ठीक है, इसके बाद दूसरा पाथवे, इसे इस वाले पाथवे को बोलते हैं NADP प्लस मैलिक एंजाइम टाइप। ठीक है, दूसरा पाथवे आ जाता है NAD पॉजिटिव मैलिक टाइप एंजाइम। यहाँ पे NADPH नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे वही होता है कि ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, लेकिन ऑक्जेलो एसीटेट से यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है? वहां पे मैलेट में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये एस्पार्टेट यहाँ पे जाता है, फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ये ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे NADPH लगता है और NADPH एक NADPH लगा और यहाँ पे NADH बनता है। यहाँ पे NADPH लगता है और NADH बनता है और यहाँ से मैलेट जो होता है 4 कार्बन का होता है, फिर से ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो CO2 बाहर निकलती है, क्योंकि ये 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का, तो एक कार्बन तो बाहर निकलेगा, तो CO2 के फॉर्म में निकलता है और ये फिर से केल्विन साइकिल में रन करता है, फिर से शुगर बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पे भी ATP लगती है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पाथवे है वो होता है हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है? वही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, फिर से ये एस्पार्टेट में कन्वर्ट होता है, एस्पार्टेट से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये ऑक्जेलो एसीटेट से डायरेक्ट यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। वहां पे किस में कन्वर्ट हो रहा था? मैलेट में कन्वर्ट हो रहा था और पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सीधे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुवेट में हो जाएगा कन्वर्ट, फिर एलानिन बनाएगा। एलानिन फिर से हमारा किस में जाएगा? मीजोफिल सेल में जाएगा। अब ये मीजोफिल सेल से एलानिन फिर से पायरुवेट बना लेगा और ये पायरुवेट फास्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा, यहाँ पे ATP लगेगी और यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा केल्विन साइकिल, यहाँ पे CO2 निकलेगा क्योंकि ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा 4 कार्बन, एक CO2 बाहर निकली, यहाँ पे एक ATP और लगी है। ठीक है, यहाँ पे ना NADPH लगता है, ना NADH बनता है, तो यहाँ पे इस वाले पाथवे में ये कुछ नहीं लगता है, तो केल्विन साइकिल यहाँ पे रन करती है। फिर केल्विन साइकिल फिर से अगेन वही काम करती है। तो होता क्या है यहाँ पे? हम क्वेश्चन देखो, पाथवे से तो आ सकते हैं, पाथवे तुमको खुद इनके याद करने पड़ेंगे कि एस्पार्टेट कहाँ बनता है, मीजोफिल में बनता है, फिर इसे वंडल शीट में। तो ज्यादा पाथवे से क्वेश्चन नहीं बनता मोस्टली। अगर हम बात करें तो CUT PG में हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एनर्जी कितनी बनती है। यहाँ से IIT जेम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि C4 प्लांट में कितनी एनर्जी बनती है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है कि जो C4 प्लांट है, C4 प्लांट में क्या बोला है, इन C4 photosynthesis continuous operation of C3 and C4 subtle requires restitutions of PEP in mesophyll cell which consume two additional molecule of ATP in successive reaction catalyze। देखो यहाँ पे दो ATP के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, thus at least 5 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH are needed for assimilation of 1 molecule of CO2। तो जो C4 प्लांट होते हैं उसमें 5 ATP लगते हैं और 2 NADPH के मॉलिक्यूल लगते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो 5 ATP 2 NADPH के मॉलिक्यूल और एक CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, जो C3 प्लांट में उसकी एनर्जी में क्या लगता है, इसकी एनर्जी में क्या लगता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम इसका रेगुलेशन भी बता देते हैं क्या है। जो हमारा पीपी का फास्फोइनॉल पीपी कैज बोला तो फास्फोइनॉल पायरुवेट काइने कार्बोक्सिलेज, ठीक है। जो एंजाइम है कार्बोक्सिकाइनेज बोलेंगे इसे, ये इनएक्टिव होता है किसमें, डार्क में, क्योंकि ये एंजाइम कहाँ पे लगता है, ये एंजाइम यहाँ पे लगता है, ठीक है, जिससे ये एक्सोलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये किसमें, ये इनएक्टिव होता है यहाँ पे डार्क में। क्यों इनएक्टिव होता है डार्क में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप इस पे क्या होता है, फॉस्फेट इसका रिमूव कर दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ फास्फाटेज, ठीक है। लेकिन पीपी केस काइनेज जो होता है इनएक्टिव, डार्क में इनएक्टिव होता है। जैसे ही लाइट पड़ती है तो जो पीपी कैस काइनेज है वो इसको फास्फोराइलेट कर देता है पीपी कैस को, ठीक है। इसीलिए ये लाइट में एक्टिव हो जाता है। जैसे ही ये लाइट में एक्टिव होता है तभी यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है, यहाँ पे लगता है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। ये सभी पाथ में भी लगता है पहला फास्फो, जो पी कैस है, पी कैस, इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है, ये एंजाइम है। तो ये यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया तुमको कि ये लाइट में तो एक्टिव होता है क्योंकि इस पे फास्फोराइलेशन होता है। जैसे ही ये डार्क में जाता है, डार्क में फास्फाटेज एंजाइम के द्वारा ये इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एंजाइम होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, वो इसको फास्फोराइलेट कर देता है इन डे टाइम। जैसे ही इसको डे टाइम में फास्फोराइलेट करता है ये एक्टिव हो जाता है और CO2 का फिक्सेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एनर्जी याद रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैम प्लांट। कैम प्लांट में क्या होता है, कैम प्लांट में कुछ नहीं है, ये यहाँ से इसके ये हम उसमें प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो होता क्या है, जो कैम फोटोसिंथेसिस कॉमनली जो एरिड इन्वायरमेंट में प्लांट होते हैं, सकुलेंट इंक्लूडिंग कैक्टाई एंड सम कॉमर्शियली सिग्निफिकेंट प्लांट सच एज पाइन एप्पल एंड एग्वे, इनमें हमें कैम प्लांट कैम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये डार्क कंडीशन में हमारा क्या होता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है डार्क नाइट में, ठीक है। अब ये नाइट में जैसे ही CO2 को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होकर ये मैलेट में कन्वर्ट होता है। अब इस मैलेट को या मैलिक एसिड को हमारा किसमें, वैक्यूल में स्टोर कर लिया जाता है। अब जैसे ही हमें डे टाइम होता है, डे टाइम में ये मैलेट हमारा मैलेट डे टाइम में मैलेट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और CO2 निकलेगा। अब ये CO2 जो होती है वो केल्विन बेंसन साइकिल में जाकर रन करेगी और हमारी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। तो ये हमारा कैम पाथवे होता है। डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना, इससे ज्यादा डिटेल में इससे क्वेश्चन नहीं आ सकते। इसका रेगुलेशन हम देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा एनर्जी का देख लेते हैं। जो C2 साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन, बोले तो फोटो रेस्पायरेशन में टोटल ATP हमारी 8.25 ATP लगती हैं। वही बात करूं हम C3 प्लांट में टोटल 8 ATP और C4 प्लांट में 10 to 11 ATP लगती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। जैसे अब वहां से क्वेश्चन ये नहीं कि केल्विन बेंसन, ये पूछेगा सिर्फ C4 साइकिल में। C4 साइकिल में तो 2 और 3 ATP लगते हैं, लेकिन वहां पे कितने ATP लगते हैं, C4 में 5 ATP लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है क्योंकि वहां पे और भी जो और पाथ में उनके अकॉर्डिंग पूरा टोटल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारी टोटल लगती है किसमें, ये एनर्जी एक बार याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम वही बात कर लेते हैं कि जो हमारा
फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज एक्टिव इन डार्क इन केस ऑफ कैम प्लांट, लेकिन इनएक्टिव किसमें होता है, ये लाइट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जीन होता है, जीन से mRNA बनता है और पीपी केस काइनेज बनता है, तो ये यहाँ पे इसको फास्फोराइलेट कर देता है। ठीक है, लेकिन फास्फेटेज एंजाइम जो होता है, इसमें से फास्फेट ग्रुप जैसे ही रिमूव करता है, ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो नाइट में ये जो होता है ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन डार्क कंडीशन में, लाइट की कंडीशन में ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन डार्क कंडीशन बोले तो नाइट में ये एक्टिव रहता है। इस जस्ट अपोजिट किसके है, हमारा C4 प्लांट में जो हमारा रेगुलेशन होता है पीपी फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज का, उसके जस्ट अपोजिट है यहाँ पे इसका। ठीक है, ये हमारा C3 C4 प्लांट हुआ। और इसके अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन बोला था, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन फिक्सेशन इन C3 फोटोसिंथेसिस इज, जो C3 फोटोसिंथेसिस हो उसमें कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सेकंड ऑप्शन राइट इज रिबुलोज 1,5 फास्फेट कार्बोक्सिलेज एंड जिसे बोलते हैं रुबिस्को। दूसरा है जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है, उसमें फोटोसिंथेसिस अकर ड्यूरिंग नाइट व्हेन स्टोमाटा आर ओपन एंड CO2 इज फिक्स्ड एज अ, किसके फॉर्म में CO2 फिक्स होती है, अभी तुमको हमने बताया था, उसमें किसके फॉर्म में होगी, मैलिक एसिड के फॉर्म में फिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे मैलिक एसिड आंसर होगा, चाहे देख लो तुम। देखो यहाँ पे पहले ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा, लेकिन वहां पे ऑप्शन में जब ऑक्जेलो एसीटेट नहीं दिया, मैलेट दिया हुआ, तो मैलेट के फॉर्म में फिक्स होगी। जब मैलेट बन जाएगा उसके बाद, ठीक है। देखो ये यहाँ पे क्योंकि वहां पे क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट ऑप्शन में दिया नहीं, तो मैलिक एसिड, क्योंकि क्या होता है, ऑक्जेलो एसीटेट पहले बनता है, फिर उसके बाद मैलिक एसिड बनता है, वो हमारा किस में रहता है, मैलिक एसिड हमारा वैक्यूल में स्टोर रहता है। अब जैसे ही डे टाइम आता है, डे टाइम में ये मैलेट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट में, और यहाँ पे एक CO2 निकलती है, CO2 मॉलिक्यूल हमारा किस में चला जाता है, केल्विन साइकिल में चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद अब जैसे क्वेश्चन ये पूछा है, पीपी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी इन C4 एंड कैम प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाई। अब जैसे कि अभी मैंने तुमको बताया, जो C3 और कैम प्लांट के जो रेगुलेशन था वो किस पे डिपेंड था, वहां पे क्या हो रहा था, इन केस ऑफ अगर हम बोले तो C4 प्लांट में डे टाइम में उसका फास्फोराइलेशन हो रहा था, फास्फोइनॉल पायरुवेट पीपी कार्बोक्सिलेज का, जिसे बोलते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, उसका फास्फोराइलेशन हो रहा था तब एक्टिव हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ कैम प्लांट वो नाइट में फास्फोराइलेट हो रहा था तो एक्टिव हो रहा था। तो किस पे डिपेंड करता है, फास्फोराइलेशन एंड डिफास्फोराइलेशन पे इसके रेगुलेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं, ये भी तुमको क्वेश्चन अभी मैंने बताया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी ए सिग्नल मेटाबोलाइट्स दैट रेगुलेट द पार्टीशनिंग बिटवीन सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस। अभी मैंने तुमको बताया जो पार्टीशनिंग सिग्नल होता है उसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज 2,6 विस फास्फेट। ये पार्टीशनिंग सिग्नल होता है जो स्टार्च और सुक्रोज के बीच में पार्टीशनिंग करता है, कि मतलब सुक्रोज बनेगा या स्टार्च बनेगा। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर तुम लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और सारे ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इनका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।